ठीक है, ओके। स्क्रीन अब ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब स्क्रीन शायद आपको पूरा अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, ओके। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक कर चुके थे, अब हम लोग उसके आगे स्क्रॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वाइंडिंग रस्सा कर रहे थे, जी बिल्कुल, वाइंडिंग रस्सा कर रहे थे। वाइंडिंग रॉप के बारे में हम लोग जानना अ, पढ़ने वाले थे आज की क्लास में। ठीक है, वाइंडिंग रस्सा रेगुलेशन नंबर 85 में दिया हुआ है। तो इससे पहले हम रस्सा के बारे में आपको दो चीज़ें बताए थे। ठीक है, रस्सा जो है वो अलग अलग चीज़ पर डिपेंड करता है जिस से वो बनता है। एक था कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर, ये एक अलग चीज़ होता है। ठीक है, और एक होता है आपका वाइट मेटल। ये दोनों दो टाइप का अलग अलग रस्सा होता है। कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का अगर हम बात करेंगे तो उसका भी एक अलग यूज़ है। कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर के बारे में बताया था कि 30 मीटर जब प्लस हो जाता है डेप्थ, उस कंडीशन में यूज़ करते हैं, और नहीं तो नॉर्मली हम लोग वाइट मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसी में बोला गया था कि कोई भी डैमेज पार्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। रस्सा डोली से अटैच रहेगा, गलती से खुला नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी पार्ट में कंफ्यूजन हो तो डिसीजन सीआई के पास भेजा जाएगा। 30 मीटर से कम अगर रहेगा तो उस कंडीशन में आप 30 मीटर से कम गहरे को छोड़कर लिखा हुआ है, यानी 30 मीटर या उससे ज़्यादा जब रहेगा तो हम लोग कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का इस्तेमाल करेंगे। सिंकिंग शाफ्ट हो या जितना भी शाफ्ट हो, मेन वाइंडिंग हो, मटेरियल वाइंडिंग हो, मेन वाइंडिंग हो, सब में गाइड नहीं लगा गया हो, वहाँ पे नॉन स्पिनिंग टाइप का रस्सा रहेगा। प्रीवियस क्लास में ये सब बताए थे। ठीक है, तो हमको लगता है कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। स्प्लाइस्ड रस्सा यूज़ नहीं किया जाएगा। स्प्लाइस्ड रस्सा क्या होता है, प्रीवियस क्लास में बताए थे। स्प्लाइस्ड रस्सा क्या होता है, जब दो रस्सा को जोड़ा जाता है। ठीक है, दो ठो रस्सा को अगर हमको जोड़ना होता है तो उस कंडीशन में उसका एक तरीका होता है। ठीक है, दोनों रस्सा का एक एक स्ट्रैंड को खोल के इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पे बोला गया है स्प्लाइस्ड रस्सा का इस्तेमाल नहीं होगा। और डायरेक्ट ट्रोपोलॉजी में भी यही नियम है, डायरेक्ट ट्रोपोलॉजी में भी स्प्लाइस्ड रस्सा का इस्तेमाल नहीं होता है। ब्रेकिंग लोड और स्टैटिक लोड के बारे में बताए थे। ब्रेकिंग लोड यानी कि जो रस्सा होता है उसका टेंडेंसी होना चाहिए कि वो 10 गुना ज़्यादा वजन उठा ले। ठीक है, कितना गुना वजन उठा ले, 10 गुना ज़्यादा वजन उठा ले, ऐसा टेंडेंसी होना चाहिए। आदमी जहाँ पे उतारा या चढ़ाया जाता है वहाँ पे वाइंडिंग रॉप स्क्वायर रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद रस्सा का डिटेल वाला सर्टिफिकेट रखा जाएगा। ये सब प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा। अगर हम एक रस्सा को माइंस में यूज़ करने वाले हैं, अभी यूज़ नहीं किए हैं, अभी यूज़ करने वाले हैं, तो डीजीएमएस उसका जांच करता है। अगर वो अप्रूव्ड नहीं है तो कितना मीटर रस्सा का टुकड़ा काटता है, बताइएगा। अगर इस टाइम हम रस्सा का टुकड़ा काटेंगे तो कितना मीटर टुकड़ा काटेंगे, बताइएगा। बिल्कुल सभी को पता है 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर हम रस्सा का टुकड़ा काटते हैं, है ना। फुल लॉक्ड होता है लैंग्स लेसर। यूट्यूब का एक लिंक लॉक लॉक था लेकिन बाद में उसको खोल दिए थे। ठीक है, आप शेयर नहीं कर सकते लिंक को। आप अगर शेयर कीजिएगा तो फिर आपका जो प्रोफाइल है वो लॉक हो जाएगा, फिर आप देख नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे आप अगर शेयर करेंगे तो। मेरा मेन बात है, मेरा मोटिव नहीं है। मोटिव है जो, अगर हम प्राइवेट करके वीडियो डाले हैं तो हम लिंक को आपको भेज सकते हैं। आप उस लिंक को ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो फिर आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर आगे बढ़ते हैं। रॉप का डिटेल वाला सर्टिफिकेट बाउंड पेज बुक में रखा जाता है। और जैसे कि हम बताएं कि 3 मीटर रस्सा का टुकड़ा लेते हैं, उसका लैब में टेस्टिंग किया जाता है। अप्रूव्ड जो टेस्ट हाउस होता है उस जगह पे उसका टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ही रस्सा को फिर हम आगे यूज़ करते हैं। यही वाला बताइएगा, अगर ड्रम वाइंडिंग है और हम लोग रीकैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, रीकैपिंग कर रहे हैं, उस कंडीशन में कितना मोटा टुकड़ा लेंगे, कितना लंबा टुकड़ा लेंगे, बताइएगा। रीकैपिंग के कंडीशन में कितना लंबा टुकड़ा लेते हैं, बताइएगा। 2 मीटर, जी बिल्कुल 2 मीटर। ठीक है, चलो ठीक है, एक नंबर। ओके, 2 मीटर, है ना।
ठीक, चलिए 2 मीटर हम लोग टुकड़ा लेते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। लाइफ ऑफ वाइंडिंग रस्सा, चलो क्वेश्चन बनता है, वाइंडिंग रस्से की लाइफ कितने समय की होती है? ये भी क्वेश्चन बताइएगा। ठीक, तो लाइफ ऑफ वाइंडिंग रस्सा होता है लगभग 3.5 साल का। जी बिल्कुल 3.5 साल का होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसीलिए पूछ रहे थे हम। ठीक है, तो जनरली वाइंडिंग रस्सा का जो लाइफ होता है वो 3.5 साल का होता है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि कैपिंग का मैक्सिमम स्टैटिक लोड जो होगा वो 10 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि जो आप कैपिंग कर रहे हैं, रीकैपिंग कर रहे हैं, उसमें जो कैपल यूज़ किया गया है, यानी कि जो बांधे हुए हैं उसका 10 गुना कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चीज़ है वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको समझा देते हैं ये क्या लिखा हुआ है। देखिए एक ड्रम होता है, ठीक, ड्रम में आपको रस्सा को लपेटना है, तो आप डायरेक्ट उसको लपेट देंगे क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट लपेटेंगे तो खुल जाएगा सर। रस्सा को जब पूरा खोलेंगे किसी कारण से स्पाइन हो जाएगा, खुल जाएगा, झटका पड़ेगा और मेरा ड्रम जो है वो घिसेगा ज़्यादा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक तरीका है कि जो आपका ड्रम है, इस ड्रम में उस रस्सा को हम वेल्डिंग कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके हम 2 टर्न जो है फिक्स कर देंगे। उसको एग्जैक्ट आप वेल्डिंग नहीं कर सकते, वेल्डिंग जैसा ही होता है, उसको हम फिक्स कर देंगे। फिक्स पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टैपर्ड पोर्शन। क्या बोलते हैं? टैपर्ड पोर्शन बोलते हैं। टैपर्ड पोर्शन का जो तरीका है वो जनरली कुछ कुछ रस्सा में अलग अलग है। ठीक है, रस्सा का डायमीटर कितना से कितना ज़्यादा है तो टैपर्ड पोर्शन उतना कम रखते हैं हम लोग। रस्सा का डाया जितना ज़्यादा होगा टैपर्ड पोर्शन उतना ज़्यादा होगा। नियम यह है कि कम से कम 2 बार रस्सा लपेटा होना चाहिए। अगर 3 बार लपेटेगा तो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बार लपेटेगा कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 2 बार रस्सा लपेटा होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सेम चीज़ में क्या होता है, जब हम रस्सा लपेटते हैं तो लपेटते साथ हम सोल्डिंग करते हैं, यानी सॉकेट करते हैं। सोल्डिंग क्या चीज़ है समझाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप बनाने जाते हैं तो तार को गला गला के साटता है उसमें। बिल्कुल ऐसे ही ये जो ड्रम है, इस ड्रम में जो रस्सा लपेटा जाता है वो उसको हम लोग साटते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं टेपर्ड पोर्शन, और उस तरीका को हम लोग सॉकेट सॉकेट कहते हैं। ठीक है, तो वही सब लिखा हुआ है। अगर 26 mm तक का रस्सा में है तो हम लोग इतना रस्सा का डाया से कम नहीं होना चाहिए जितना हम लपेटे हैं। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा है तो इतना गुना होना चाहिए। तो वही चीज़ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट कभी ने पूछा है ना पूछेगा, लेकिन आपको फिर भी एक बार आइडिया देना चाह रहे थे कि ये इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखो, रस्सा अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, अगर एच घातक साहब का किताब है तो उसमें एक बार पलट के देखिएगा। रस्सा का बहुत सारा प्रकार होता है। एक होता है राउंड स्ट्रैंड, ठीक है, स्ट्रैंड। एक होता है आपका फ्लैट स्ट्रैंड, है ना। ऐसे कर करके बहुत सारा प्रकार होता है। एक होता है सेमी फ्लैट स्ट्रैंड, स्ट्रैंड। तो ऐसा-ऐसा बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है जो हम आपको समझाएँगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर का चीज़ है। तो मोटा-मोटी मान के चलिए अलग-अलग जो रस्सा होता है उसमें अलग-अलग लेंथ का हम जो ड्रम है उसमें लपेटा जाता है। ठीक है? चलिए, वही वाला बोला है कि अगर व्हाइट मेटल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट 350 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो जो व्हाइट मेटल है, ये मेटल पिघल जाएगा, बीच से टूट जाएगा। ठीक है ना? और सॉकेट में डालते टाइम इतना से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा। व्हाइट मेटल के लिए कुछ अलग से नियम बता दिया गया है, क्योंकि व्हाइट मेटल कमज़ोर होता है इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं गला सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गला देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है? लिक्विड बन जाएगा तो फिर मेरा काम सही से हो नहीं पाएगा। तो जब हम लोग उसको जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जब सॉकेट में डाल रहे हैं यानी ड्रम में जब हम लपेट रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में इसका 363 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो सॉकेट समझ गए, टेपर्ड पोर्शन क्या होता है समझ गए। चल आगे बढ़ते हैं। ओके, सॉकेट में ढालू भाग के अंदर वाला रास्ते में फाइबर कार दिया जाएगा उनसे, मतलब वही चीज़ बोला है कुल मिला करके। ठीक है, अगर कभी इंक्लाइन रास्ता आप यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में फाइबर कोर होता है। रस्सा का बहुत सारा प्रकार होता है, उसमें से एक फाइबर कोर होता है, उसका तार का एक स्ट्रेन है, उसको काट दिया जाता है और उसको ट्विस्ट करके साफ करते हैं। तो यही सब लिखा है। सॉकेट में वाइट मेटल डालने से पहले सॉकेट का लगभग 100 डिग्री तक गर्म करेंगे। मैक्सिमम आप 300 डिग्री तक कर सकते हैं। सॉकेट में डालते टाइम 363 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन वाइंडिंग को छोड़कर बाकी सभी केसेस में रीकैपिंग हर 6 महीने के अंतराल पर किया जाता है। रीकैपिंग के बारे में हम आपको बताए थे, जो रस्सा होता है उस रस्सा को खोला जाएगा सेफ्टी हुक से, सस्पेंशन गियर से, और इस रस्सा का 2 मीटर का टुकड़ा काट के उसका जांच होगा। उसके बाद फिर रस्सा को जोड़ दिया जाएगा। एक कैपल होता है ऐसे ऐसे करके, है ना, जिसमें टाइट करते हैं आप। क्या रिकैपल के बारे में बताए थे आपको, बिल्कुल वैसे। ठीक, वहीं पे लिखा है 2 मीटर टुकड़ा जो है वो हम लोग काट लेते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। आते हैं सस्पेंशन गियर। ठीक है, लास्ट में एक रैंडम क्वेश्चन राउंड कर लेंगे। सस्पेंशन गियर क्या चीज होता है? तो सबसे पहले सस्पेंशन गियर का लाइफ बताइए, कितना समय अंतराल का होता है सस्पेंशन गियर का लाइफ? 10 साल कौन बोल रहा है यार? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, शुरू से आ गया मैसेज। कुछ कुछ और बताना चाह रहे थे। 6 साल, जी बिल्कुल 6 साल होता है। 6 साल सस्पेंशन गियर का जो है ना लाइफ है, प्रचार प्रसार मत कर बाबू। ठीक है, 6 साल होता है सस्पेंशन गियर का लाइफ। ठीक है, अरे मिनट, कोई बात नहीं। चलो अगला फटाफट पूछ लेते हैं जब तक हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्पीड टेस्ट कितना समय अंतराल पर किया जाता है? कोई भी खेज का मैक्सिमम स्पीड टेस्ट कितना समय अंतराल पर किया जाता है? 3 महीने पे किया जाता है। ठीक है, 3 3 महीने पे हम लोग मैक्सिमम स्पीड टेस्ट करते हैं। सस्पेंशन गियर जो हम पूरी अरेंजमेंट आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में, यानी कि जो पहला क्लास हम स्टार्ट किए थे उसमें वाइंडिंग सिस्टम का पूरी अरेंजमेंट बताए थे। सस्पेंशन गियर कैसे कैसे कनेक्टेड होता है, पूरा डिवाइस उसमें था बहुत सारा, है ना। रॉप केबल से लेकर के बुल चेन से लेकर के सबके बारे में बताए थे, अच्छा समझाए थे। डीलिंग भी था, समझाए थे। तो सस्पेंशन गियर का जो लाइफ है पूरी वो 6 साल का होता है। सस्पेंशन गियर को सीआई साहब अप्रूव करते हैं, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बात करेंगे, सस्पेंशन गियर का 10 गुना होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड एक बार हम छोटा सा क्लास ले लेंगे, है ना, उसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हर जगह का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कि किसका कितना होता है। ठीक है, फिलहाल अभी याद रखिए, सस्पेंशन गियर का 10 गुना से कम नहीं होना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर थ्रेडेड पोर्शन है सस्पेंशन गियर में तो 15 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, जो भी थ्रेडेड पोर्शन है। थ्रेडेड पोर्शन क्या क्या हो सकता है ना, जैसे जो बोल्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डी लिंक में हम बोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी तो थ्रेडेड पोर्शन होगा ना कुछ थ्रेडेड पोर्शन होगा। तो उसका भी अगर हम देखेंगे तो उसका 15 गुना होना चाहिए। जो भी थ्रेडेड पोर्शन सस्पेंशन गियर में इस्तेमाल किया जाता है उसका 15 गुना से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे जनरली बात करें तो 10 गुना होता है। सस्पेंशन गियर को हर 6 महीने के अंतराल पे हम बताए थे थोड़ा देर पहले, रीकैपिंग में हम बोले थे कि 6 6 महीना में क्या करते हैं हम लोग, खोल खोल के देखते हैं। ठीक है, तो 6 महीना में क्या करेंगे, जितना सस्पेंशन गियर का डिवाइस है सबको खोल देंगे, एक एक पार्ट को, और एक एक पार्ट को खोल के जांच करेंगे। ठीक है, जांच करने के बाद एनिलीन किया जाता है। एनिलीन क्या होता है समझाते हैं आपको, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़। मान लीजिए डी लिंक है। ठीक, डी लिंक है। अभी डी लिंक को आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना है, और यार डी लिंक में जंग लगा हुआ, पानी चल रहा है, 6 6 महीना से पानी रिस रहा है, तो डी लिंक तो भाई लोहा का है ना, थोड़ा बहुत जंग तो लग ही जाएगा। अब उसका जंग को छुड़ाने के लिए क्या करेंगे आप, उसमें लोहा से पीट देंगे तो जंग छूट जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको गर्म किया जाएगा। जो भी लोहा का पार्ट होता है वो एक टाइम के बाद जंग लगता है, उसमें रस्टिंग होता है, तो उसको गर्म किया जाएगा। गर्म किया जाएगा आग में। ठीक है, आग में गर्म करके उसको पूरा पीटा जाएगा।
हाँ, थोड़ा सा पीटा जाएगा जंग। अब सोचते हैं कि मान लीजिए एक डी लिंक है, ठीक है, एक सेकेंड, मान लीजिए एक डी लिंक है ना, डी लिंक कुछ ऐसा होता है। अगर इसको हम लोहा में गर्म करके पीट देंगे तो क्या हो सकता है इससे? तो देखो, अगर हम इसको गर्म करके पीटेंगे तो क्या होगा, इसमें जो जंग लगा हुआ है ना, अगर गर्म करेंगे तो जो जंग है वो जल जाएगा, और उसके बाद जब इसको पीटेंगे तो ये झड़ जाएगा। तो पूरा जो टाइट पोर्शन है, मजबूत पोर्शन है, खाली वही बचेगा। ठीक है। तो सस्पेंशन गियर हो, चाहे जितना भी लोहा का सामान हो, जिसका भी जरूरत होता है, जरूरी है, उसका एनिलीन किया जाता है। एनिलीन का मतलब आग में गर्म करके उसको लोहा से पीटते हैं, पीट पीट के टेढ़ा सीधा करते हैं। ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं एनिलीन करना। अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो चीफ इंस्पेक्टर चाहेगा तो इसमें कुछ छूट दे सकता है। ठीक है, सीआई साहब अगर चाहेंगे तो इसमें कुछ छूट दिया जा सकता है ना? इसके बाद बोला गया है कि वीक में एक बार सेफ्टी हुक का जांच किया जाएगा। सेफ्टी हुक का जो पिन होता है उसको निकाल के जांच किया जाएगा। मेरा क्वेश्चन है, सेफ्टी हुक में जो पिन लगा हुआ रहता है वो पिन कौन से मटेरियल का बना होता है? आयरन का, कॉपर का, अल्युमिनियम का, या नन ऑफ दिच? बिल्कुल कॉपर का लगा रहता है। ठीक है, जो सस्पेंशन गियर होता है उसमें जो हुक होता है वो कॉपर का लगा रहता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, धीरे धीरे हाथ बैठ रहा है। ओके। डी अटैचिंग बेल या प्लेट 30-30 दिन के इंतराल पे जांच होता है। डी अटैचिंग ब्लेड बेल हो या प्लेट हो, जहाँ पे सेफ्टी कैच फंस जाता है, उसको हर 30 दिन पे इंतराल पे जांच होता है। हेड गियर में आदमी चढ़ता है, हेड गियर जो होता है ना, उसमें अगर ए टाइप है तो उसमें सीढ़ी लगा रहता है, उस सीढ़ी से आदमी चढ़ता है और चढ़ के टॉर्च मार के लोहा से पीट के उस चीज़ को देखता है कि सही है कि नहीं। ठीक है, अगर ए टाइप नहीं है, फोर टाइप है, फोर लेग वाला टाइप है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी उसमें चढ़ के आदमी देखता है। इसीलिए सीढ़ी लगा रहता है, क्योंकि हर 30-30 दिन में उसका जांच करना जरूरी होता है। जितना भी होल है, सेफ्टी हुक का होल है या किसी का भी है, इसमें कैलिपर का यूज़ करते हैं। कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर। अगर डिप्लोमा में आप पढ़े हैं पहला ईयर से, तो पहला ईयर में फिजिक्स में एक तो एक्सपेरिमेंट करना था, वर्नियर कैलिपर से इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर नापना था। अगर नापे होंगे तो बताइएगा आप कि हाँ या ना। तो वर्नियर कैलिपर से होल को नापा जाता है। ठीक है, और गेज जो उसके अंदर का गेज है ना, उसको भी नापा जाता है। ठीक, तो होल को नापना, गेज को नापना, छेदा का कितना मोटाई है ना, गहराई है, वो सब चीज़ को नापना के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद है शाफ्ट का ड्रम हो, ब्रेक टाई हो, रॉड हो, सस्पेंशन गियर हो, सबका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है समझाते हैं आपको। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब होता है कि इसको ठोक पीट के देखा जाएगा, इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको देखा जाएगा कि मैक्सिमम कैपेसिटी में ये खराब तो नहीं हो रहा है। अगर कुछ वैसा है तो उसको रोक दिया जाएगा। जैसे सस्पेंशन गियर है, उसको खोल के उस पर वजन डाल के देखा जाएगा, जो रस्सा है उस पर वजन डाल के देखा जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब उतना ही वजन देना है कि वो टूट ना जाए, उस पर हल्का वजन देखे, ऐसे करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, टेस्ट बहुत सारा होता है, इसके बाद वाला रेगुलेशन में ही शायद टेस्ट है, 89 में होगा शायद, मे बी, या 88 में होगा। वो सब सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इंजीनियर साहब ये सब चीज़ का इंस्पेक्शन करता है। ठीक, जो इंजीनियर साहब होते हैं वो सब ये सब चीज़ का इंस्पेक्शन करता है। ठीक, कुछ वर्ड आपको यहाँ पे इरिटेशन लगा होगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कितना समय अंतराल पे किया जाता है, तो सब बता रहे हैं, है ना, टेंशन नहीं आना नहीं है। प्रिकॉशन आफ्टर रीकैपिंग, मतलब रीकैपिंग जब आप कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे राइज एंड लोड टेस्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अप एंड डाउन टेस्ट। ठीक है, तो राइज एंड लोड टेस्ट कहिए या फिर अप एंड डाउन टेस्ट कहिए, है ना, ये दोनों का मतलब सेम होता है। जब कभी भी मरम्मत हुआ या 2 घंटा से ज़्यादा टाइम के लिए बंद रहा, उसके बाद क्या होता है, जो शाफ्ट है उसको इंजीनियर साहब या जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो 5 बार ऊपर नीचे करेगा और करके देखेगा कि इसमें से कोई आवाज़ तो नहीं आ रहा है। देखिए, कभी भी वाइंडिंग इंजन में आवाज़ बहुत मैटर करता है। ठीक है, अगला रेगुलेशन वही है, समझाते हैं आपको। आवाज़ बहुत मैटर करता है। अगर मान लीजिए वाइंडिंग इंजन चला रहे हैं और वाइंडिंग इंजन से अनयूजुअल वॉइस आए, अनयूजुअल साउंड आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंजन में कोई ना कोई खराबी है। अब उसको बड़ा ही ध्यान से सुना जाता है,
कभी हम स्पीड को धीरे करके सुनते हैं, कभी स्पीड को ज़ोर से करके सुनते हैं। धीरे और ज़ोर से का मतलब हम समझाते हैं। कभी-कभी हम क्या करते हैं 0.5 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से केज को चलाते हैं, ठीक है? कभी-कभी हम क्या करते हैं 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड से केज को चलाते हैं और कभी-कभी हम क्या करते हैं 1.5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चलाते हैं और कभी-कभी जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना स्पीड से हम चलाते हैं। हर रस्सा का अलग-अलग डायमेंशन होता है, ठीक है? अब ये अलग-अलग स्पीड से हमको क्या पता चलेगा? समझाते हैं। अगर 0.5 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से हम किसी केज को ऊपर-नीचे करेंगे, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ठीक है? इंजीनियर साहब अगर खड़ा रहेगा सरफेस पे और रस्सा को, सस्पेंशन गियर को बड़ा ही ध्यान से देखेगा, तो और आवाज़ को सुनेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि कौन-सा पार्ट में खराबी है। इंजन जितना धीरे चल रहा है या केज सिस्टम जितना धीरे चल रहा है, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा। इसका एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। आपका बाइक में अगर कहीं से आवाज़ आ रहा है, तो आप बहुत तेज़ चलाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। आप क्या करते हैं बाइक को बड़ा ही धीरे-धीरे चलाते हैं और देखते हैं, सुनते हैं बड़ा ध्यान से कि कहाँ से आगे गाड़ी में आवाज़ आ रहा है, ठीक है? अगर आपको शक होता है तो आप उतर के फिर से देखते हैं या किसी और को बोलते हैं गाड़ी को धीरे-धीरे चलाओ, हम थोड़ा-सा सुनते हैं, है ना? या एक गाड़ी को स्टैंड में खड़ा करते हैं और धीरे-धीरे गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ा के, घटा के अपना घर में जाँच करते हैं सर। ऐसे ही बनता है गाड़ी। तो पता चलता है कि जहाँ से आवाज़ आ रहा है, उसी पार्ट में प्रॉब्लम है। अगर साइलेंसर फट-फट के आवाज़ आ रहा है, तो समझिए साइलेंसर फटा हुआ है। अगर चेन का आवाज़ आ रहा है, तो चेन का आवाज़ अलग होता है। अगर इंजन से आवाज़ आ रहा है, तो इंजन का आवाज़ थोड़ा अलग होता है। उसमें नोज़ल होता है, उसको टाइट कीजिएगा, ढीला कीजिएगा, तो आपका गाड़ी का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से, थोड़ा ज़्यादा कम से, ऐसा होता है। ऐसे करके गाड़ी बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे वाइंडिंग इंजन और जितना भी वाइंडिंग सिस्टम में सामान यूज़ किया जाता है, मशीन यूज़ किया जाता है, उसको बनाते हैं। जब धीरे से धीरे चलेगा ना, तो आवाज़ एक्चुअली पता चलेगा कि किस जगह से आ रहा है। वाइंडिंग मतलब केज समझिए, कल्पना कीजिए कि आप सरफेस पे खड़ा हैं, आप टॉर्च मार के बहुत ही गौर से देख रहे हैं केज को, केज धीरे-धीरे नीचे जा रहा है। तो केज का आवाज़ को आप अगर सुनिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सस्पेंशन गियर से आ रहा है आवाज़, केज से आ रहा है आवाज़, कि रस्सा से आ रहा है, कि पुल्ली से आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा तजुर्बा का यानी एक्सपीरियंस का ज़रूरत पड़ता है और जो जितना कम ज़्यादा स्पीड पे जाएँगे ना, जितना कम स्पीड उतना ज़्यादा दिन पे जाँच होता है। जैसे इसको अगर हम बात करेंगे तो ये 30 दिन में देखते हैं, 1 मीटर प्रति सेकंड का बात करेंगे तो ये 7 दिन में देखते हैं, है ना? 1.5 मीटर प्रति सेकंड का बात करेंगे तो ये 24 घंटा में देखते हैं, ठीक है? कम से कम स्पीड वाला उतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है? एक होता है 3 महीना का समय और एक होता है 12 महीना का समय, वो भी समझाते हैं, ठीक? तो उससे पहले आप आवाज़ वाला समझ गए कि धीरे-धीरे जितना चलाएँगे उतना अच्छा से हमको क्लियर सुनाई देगा और उतना अच्छा से हमको आवाज़ पता चलेगा। तो इंजीनियर साहब जो होता है वो आवाज़ देखता है बड़े ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं कि 24 घंटा में हम लोग किसका-किसका जाँच करें। तो कभी भी अगर वाइंडिंग इक्विपमेंट के बारे में पूछे कि वाइंडिंग इंजन का जाँच कौन करेगा, वाइंडिंग इक्विपमेंट का जाँच कौन करेगा, रस्सा का जाँच कौन करेगा, केज का कौन करेगा, सस्पेंशन गियर का कौन करेगा, तो एक वर्ड चेप देना है सब जगह। इंजीनियर और कॉम्पिटेंट पर्सन। इंजीनियर या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन। ओवरमैन जांच करेगा नहीं, ओवरमैन का दूर दूर तक इससे कोई रिश्ता नहीं है, मशीन के बारे में थोड़ी जानता है ओवरमैन, ठीक है? ओवरमैन जांच नहीं करेगा, इसके लिए फॉरमैन होता है और जो इंजीनियर साहब होता है वो करता है, ठीक? इसके बाद है ना, कि 24 घंटा में किसका किसका जांच करता है? वाइंडिंग अटैचमेंट का, जितना भी अटैचमेंट है वो सही से लगा हुआ तो नहीं है। डेप्थ इंडिकेटर का जांच करेगा कि डेप्थ इंडिकेटर सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। सस्पेंशन गियर है उसका जो भी पार्ट है उसका जांच करेगा। फेंसिंग है, गेट है, उसका जांच करेगा। और वाइंडिंग इक्विपमेंट का बाहरी जांच करेगा, बाहर से देखेगा कि सब ठीक है कि नहीं, ठीक? ये 24 घंटा में जांच होता है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो खाली देखेगा 24 घंटा में बाहर से कि सब कुछ सही है कि नहीं, है ना? उसको हाथ लगाने का भी ज़रूरत नहीं। दूसरा समझते हैं 7 दिन में क्या जाँच करता है, ठीक? 7 दिन में जाँच करता है, 1 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से जब चलवाता है, वाइंडिंग केज को खाली कर देगा और उसमें या फिर सामान लाद देगा और उसमें ऊपर-नीचे करके देखेगा 1 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है। ये नॉर्मल स्पीड है, इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको नॉर्मल स्पीड कहते हैं। तो नॉर्मल स्पीड में ये ध्यान से देखेगा,
एक्सटर्नल पार्ट को, गाइड को, सिग्नलिंग अरेंजमेंट को, सबको जांच करेगा 7 दिन के अंदर में। ठीक, 7 दिन के अंदर में क्या क्या जांच करेगा? सिग्नलिंग सिस्टम को, शाफ्ट का गाइड को, और एक्सटर्नल पार्ट, मतलब कुल मिला करके तो कहा जाए तो बाहर से ही जांच करेगा, बस स्पीड में करेगा, स्पीड लिमिट रखेगा। ठीक है, 24 घंटा में और 7 दिन में क्या अंतर है? 24 घंटा वाला में हम बोले कोई स्पीड नहीं था उसमें, खाली बाहर से देखना था, जबकि 7 दिन में एक स्पीड लिमिट है कि मैक्सिमम इतना स्पीड पे आप जांच करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे 30 दिन। ठीक, 30 दिन में क्या क्या जांच होता है सर? तो हम बताएं कि 30 दिन में 0.5 मीटर प्रति सेकंड का रफ्तार से केज ऊपर या नीचे जाता है। जिस टाइम हम जांच कर रहे होते हैं उस टाइम आदमी को भगा देते हैं, सबको केज से निकाल देते हैं, या तो सामान रहेगा या खाली रहेगा, और उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे, है ना, ऊपर नीचे करेंगे। उससे क्या होगा? उससे हम वजन सुनेंगे, और वजन सुन के पता चलेगा कि किस में खराबी है, किस में नहीं है। इसके बाद एक टेस्ट होता है डिटोरिएशन टेस्ट, ये बड़ा माथा खाता है ना, एकदम सिंपल सा चीज़ है, डरावना नहीं है। डिटोरिएशन टेस्ट समझाते हैं आपको। डिटोरिएशन का मतलब होता है क्षय होना। हिंदी में क्या होता है? क्षय होना। क्षय का मतलब होता है नष्ट होना, खराब होना। बंगाली में बोलते हैं बेड़ाई जावे, है ना, कोठा में बोलते हैं खराब हो गलो। तो कुल मिलाकर के डिटोरिएशन शब्द जो है वो डरावना नहीं है, सिंपल सा है कि खराब हो गया उसका जांच। डिटोरिएशन टेस्ट में हम क्या करते हैं? जो रस्सा होगा ना सर, रस्सा, ठीक है, केज में जो रस्सा होगा, इसको टॉर्च मार के देखेंगे। टॉर्च मार के बड़ा ही गौर से देखेंगे, और पूरा धीरे धीरे ये नीचे जाएगा। कितना स्पीड से जाएगा? 0.5 मीटर प्रति सेकंड, ये मैक्सिमम स्पीड होगा इसका। इससे कम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। हम 0.1 मीटर प्रति सेकंड रख सकते हैं रफ्तार, ठीक है, लेकिन उस 0.5 मीटर प्रति सेकंड हम नहीं रख सकते, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, तो इस रफ्तार में जब रस्सा नीचे जाएगा तो हमको बड़ा ध्यान से रस्सा को देखना है। क्या देखना है? देखना है कि रस्सा कहीं से पतला तो नहीं है, रस्सा कहीं से टूट तो नहीं गया। ऐसा तो नहीं कि रस्सा का एगो जो छोर है वो बाहर निकल गया, रस्सा में से एगो तार है जो बाहर निकल गया। ऐसा सिचुएशन होगा, फटाक से हम रस्सा चेंज कर देंगे, फटाक से हम रस्सा चेंज कर देंगे। क्या इस रस्सा को हम जोड़ जाड़ के काम कर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सर, क्योंकि स्प्लाइस्ड रस्सा का ना मेन वाइंडिंग में इस्तेमाल होता है ना मटेरियल वाइंडिंग में इस्तेमाल होता है। रस्सा का मरम्मत करके आप यूज़ नहीं कर सकते मेन या मटेरियल वाइंडिंग के लिए। ठीक है, इसीलिए अगर रस्सा में थोड़ा सा भी खराबी है तो पूरा का पूरा रस्सा को चेंज कर दिया जाएगा। तो यही खराबी को हम देखते हैं कि कहीं तार टूटा तो नहीं है, कहीं गंदगी तो नहीं जम गया, कहीं बड़ा सा ग्रीस तो नहीं जम गया। इसी को कहते हैं डिटोरिएशन टेस्ट। अगर कहीं पे गंदगी जमा है तो हम लोग क्या करते हैं? अब इस इंस्ट्रूमेंट का नाम तो नहीं पता है क्योंकि यहाँ दिया नहीं है, बट हम आपको समझा देते हैं। एक इस टाइप का, और एक इस टाइप का। ठीक है, ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इसको अगर नापिएगा तो लगभग आधा हाथ होता है, आधा हाथ पकड़ के चलिए ना, मतलब 30 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, इसको भी देखिएगा तो 30 सेंटीमीटर के आसपास, है ना। आगे तरफ बड़ा नुकीला होता है, इस टाइप में, इस टाइप में। अगर ये वाला सेकंड वाला का बात करेंगे, बी वाला का, ये इतना नुकीला होता है किसी का अगर पेट में, मतलब समझ ही गए होंगे, है ना, उसका खून हो जाएगा। तो इस टाइप का रखा जाता है, एक एरो जैसा रहता है। इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें भाला जैसा बांस जोड़ सकते हैं आप, और बांस जोड़ के क्या करते हैं? ये जो आपका रस्सा है, रस्सा में अगर कहीं पे गंदगी लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, गंदगी लगा हुआ है, तो उसको साफ करते हैं। उसको क्या करते हैं? साफ करते हैं। ठीक है, तो ये सब डिटोरिएशन टेस्ट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो डिटोरिएशन टेस्ट क्या होता है? डिटोरिएशन टेस्ट हर 30 दिन में 0.5 मीटर पर सेकंड का स्पीड में जांच होता है, जिसमें रस्सा को देखा जाता है कि कोई गंदगी तो नहीं है, कोई ग्रीस तो नहीं है, कहीं टूटा तो नहीं। ठीक है, उसका कोरिजन, ब्रिटेशनेस, फ्रैक्चर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, वही सब बोलते हैं। चलिए, समझ में आ गया सबको? ओके। अब एगो जांच और था 3 महीना वाला, जो शायद रेगुलेशन में एक जगह पे नहीं दिया है, अलग अलग दिया है। 3 महीना में हम क्या करते हैं? मैक्सिमम स्पीड टेस्ट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड टेस्ट। मैक्सिमम स्पीड टेस्ट क्या होता है? हर आदमी को वहाँ से निकाल देंगे केज से, केज को खाली कर देंगे और उसको फुल स्पीड में ऊपर नीचे करके देखेंगे। फुल स्पीड में करने से क्या होगा? उसके बाद हम तार को देखेंगे कि तार जल्दी गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो रहा है, देर से गर्म हो रहा है, इंजन जल्दी गर्म हो रहा है, देर से हो रहा है। तो उससे हमको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप मात्र अभी बाइक उठाएं और 10 मिनट चलाए, बाइक गर्म हो गया इंजन, तो आप समझ जाएंगे कि भैया कोई दिक्कत है, इंजन इतना जल्दी गर्म नहीं होता है।
तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही जाँच किया जाता है, ठीक है? 12 महीने में कम से कम एक बार वाइंडिंग इंजन का इंटरनल पार्ट का जाँच होता है। देखिए समझाते हैं। साल में एक बार ऐसा टाइम आएगा जब आपको अंडरग्राउंड माइंस नहीं जाना है, ठीक है? जनरली ये जो दिन होता है ना, एक दिन तो हम लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगा देता है। अगर सरकारी वाला है तो, प्राइवेट वाला है तो 1 दिन में काम हो जाएगा। होता क्या है, वाइंडिंग इंजन में जितना भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वाइंडिंग इंजन होगा ना, बड़ा सा मोटर है, एक-एक पार्ट को खोल के पसार देता है वर्कशॉप में, एक-एक पार्ट को। और सस्पेंशन गियर है उसको भी खोल के पसार देगा, केज है केज को भी खोल के पसार देगा, एक-एक पार्ट को खोल के पूरा मतलब फैला देगा वर्कशॉप में। और उसके बाद फिर एक-एक पार्ट का जाँच होगा। जाँच करने के लिए हम लोग टीम अपॉइंट करेंगे, आदमी लगा देंगे उसमें। एक-एक आदमी मिलके एक-एक चीज़ का जाँच करेगा और जाँच करने के बाद देखेगा कि सब उसका इंटरनल पार्ट सही है कि नहीं है, बाद में फिटिंग होगा। तो ये जो टाइम होता है ना, ये कोलियरी का आदमी के लिए बड़ा आरामदायक समय होता है, खासकर मज़दूरी-वज़दूरी करने वाला के लिए। सुपरवाइज़र के लिए तो कहीं और कुछ लगा देता है। तो बड़ा ही आरामदायक टाइम होता है, तो कोशिश ये करता है कि ये वाला ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है? तो हम बताएँ कि 3 से 4 दिन का समय सरकारी वाला में और 1 दिन प्राइवेट वाला में, ठीक है? तो इतना समय नॉर्मली खोलने के बाद, जाँच करने के बाद, फिट करने में, पूरा वाइंडिंग सिस्टम को लगाने में 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। तो थोड़ा-सा आराम करता है, जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, खाली जाके हाज़िरी बनाना है 3-4 दिन और मस्त बैठना है, ठीक है? देखो उसमें भी ऊपर-नीचे 5 बार ही करते हैं, 5 हमारा एक स्टैंडर्ड डाटा हो जाता है जिसको लगभग सब जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कोई डाटा नहीं है, ठीक है? मैक्सिमम स्पीड टेस्ट में। चलिए, अब आते हैं फेंसिंग एंड गेट्स, ठीक है? ये वाला ख़त्म हो जाना चाहिए आज, अगर हो जाता है देखिए एक बार। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। फेंसिंग एंड गेट्स के बारे में बढ़ते हैं, तो यहाँ पे शाफ्ट के टॉप में, इनसेट में सभी जगह पे फेंसिंग लगाया जाता है, ठीक है? ताकि कोई आदमी गलती से उधर चल ना जाए, गिर ना जाए, उसके लिए फेंसिंग लगाते हैं हम लोग। शाफ्ट के ऊपर का फाटक सेल्फ ऑपरेटिंग टाइप का होगा। अब फाटक क्या होता है समझाते हैं। शाफ्ट है, इसमें सरफेस है, ठीक है? यहाँ पे गेट जो होता है ना, गेट, ठीक है? ये गेट जो फाटक है, ठीक है? गेट के आगे में हम क्या करते हैं, फेंसिंग लगा सकते हैं या फाटक लगा सकते हैं, फेंसिंग फाटक उसी को बोलते हैं। वो सेल्फ ऑपरेटिंग टाइप का होगा। जैसे आदमी बैंक्समैन यहाँ पे बैठा हुआ अगर चाहेगा वो, तो ऑटोमेटिकली वो खुल जाएगा, ठीक है? ऑटोमेटिकली वो खुल जाएगा, है ना? जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट, ज्वाइन कर रहा है 2-4 लड़का, उसको कर लेते हैं, ठीक है? तो हम बता रहे थे कि अगर मान लीजिए सरफेस में यहाँ पे आप केज लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे फेंसिंग लगा रहे हैं आप, ठीक है? यहाँ क्या कर रहे हैं, फेंसिंग लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये ऐसा होना चाहिए कि सेल्फ ऑपरेटिंग टाइप का हो। शाफ्ट के ऊपर वाला जो फाटक होता है वो सेल्फ ऑपरेटिंग टाइप का हो। उसके लिए हमको फेंसिंग हटाने का, खोलने का जरूरत नहीं। फाटक भी लगा सकते हैं आप, जैसे जैसे बैरियर लगता है रेलवे स्टेशन में फाटक लगता है ना, वैसा फाटक लगा सकते हैं। अगर ऐसा फाटक लग रहा है तो सेल्फ ऑपरेटिंग टाइप का होगा, मतलब खुल जाएगा। अगर ऐसा फाटक नहीं लग रहा है, गेट वाला लग रहा है, तो फिर आदमी उसमें हम लोग खड़ा कर देते हैं, ठीक है? आदमी खोलने लगाने का काम करता है। लैंडिंग शाफ्ट में जहाँ एक साइड से दूसरे साइड जाना है वहाँ पे हम बाईपास बनाते हैं। बाईपास क्या होगा इसको भी समझाते हैं। ये है शाफ्ट, ये इसका ए साइड है, ये इसका बी साइड है, ठीक है? अगर आपको ए से बी साइड जाना है तो आप ऐसा नहीं कि इधर से क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है? अगर यहाँ से क्रॉस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में केज जा रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बड़का वाला पनौती हो, है ना? जब आप पार हो रहे थे उसी टाइम यहाँ से रस्सा टूटा, गिर गया माथा में, तो दिक्कत हो जाएगा ना सर। आपका टोपी पूरा रस्सा को, पूरा वाइंडिंग सिस्टम को थोड़ी बचा सकता है, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा नहीं है, कुछ सामान ही गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे एक रास्ता बनाते हैं, पतला सा रास्ता काट के। इसको हम लोग बोलते हैं बाईपास। जैसे एक मेन हाईवे होता है ना, मेन हाईवे को कनेक्ट करने वाला छोटा छोटा बहुत सारा जगह का रास्ता होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाईपास। मेन रोड से कहा ही जाएगा, बाईपास से चल जाओ, जाम नहीं है ज़्यादा, ठीक है? तो वो बाईपास होता है। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही बाईपास होता है। इसका हाइट 1.8 मीटर होता है और जो विड्थ होता है 1.2 मीटर होता है, ठीक है? ये आपका मिनिमम रखा जाता है। इसमें मिनिमम का बात इसलिए किया गया है क्योंकि अलग अलग जगह पे आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम इसलिए नहीं बोला गया है क्योंकि
जो शाफ्ट बनाते हैं आप, शाफ्ट हमेशा चट्टान में बनाते हैं, यानी रॉक में बनाते हैं। हार्ड टाइप का चट्टान रहेगा, उसी में आप शाफ्ट बनाते हैं। तो हार्ड टाइप का चट्टान के आसपास में क्या होता है, जहाँ से आप निकल रहे हैं, शाफ्ट पिलर होता है, ठीक है। शाफ्ट पिलर कुछ नहीं है यार, जो शाफ्ट है उसके कुछ दूरी तक इधर और कुछ दूरी तक इधर कड़ा चट्टान का ही गैलरी रहता है, उसी को आप शाफ्ट पिलर कहते हैं। कड़ा चट्टान का गैलरी रहने से फायदा ये होता है कि यहाँ पे हमको सपोर्ट नहीं लगाना पड़ता है और ज़्यादा सेफ रहता है। कभी माइंस में कुछ दिक्कत हो गया तो आदमी आके यहाँ पे खड़ा रह सकता है, सपोर्ट का टेंशन नहीं रहता, बस उसी को हम लोग शाफ्ट पिलर कहते हैं, है ना। इसका एक डायमेंशन होता है, फार्मूला होता है, इंजीनियर्स रूल वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ है, समझाएंगे आपको। ये 1.5 कब होगा, जब हम बाईपास का बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल गैलरी का बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल गैलरी का मिनिमम हाइट का अगर बात करें, मिनिमम चौड़ाई का बात करें तो 1.8 मीटर इसका हाइट हो जाएगा। और ये जो है, ठीक है, एक सेकेंड, जो लाइव कर रहे हैं रुक जाइए एक मिनट, अभी हम उसको उपाय करते हैं। चलिए, आई थिंक आवाज़ आ रहा होगा मेरा। स्क्रीन में किसका फोटो आ रहा है, टीका होगा लगाए हुए हैं पूरा, पवन कुमार। चलिए, पूजा पाठ लगता है पूरा करते हैं आप। सब वीडियो ऑफ करते जाइएगा। जानते, जब वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में, जब जैसे लड़का लोग का चेहरा आता है ना, वैसे ही अगर किसी किसी का हम घर देखते हैं, हमको लगता है मेरा घर बिल्कुल ऐसा ही है ना। सरकारी क्वार्टर में कुछ लड़का लोग रहता है, तो वही देख के हमको लगता है कि अरे ये तो जस्ट मेरा ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। सब ज्वाइन कर गए हैं, 55 कैंडिडेट। ठीक है, ठीक है, चलिए आप लोग भी अपना अपना जल्दी जल्दी लीजिए, सरकारी प्राइवेट जो लेना है लीजिए, क्योंकि माहौल ख़राब है अभी का टाइम, है ना, तो दिक्कत है। जब तक सब ज्वाइन कर रहा है तब तक एक मज़ेदार बात बता देते हैं, ठीक है, एक मिनट। देखिए, बहुत कोई सोच रहा है ना कि कोल ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, ठीक है। कोयला सबका मानना है कि आने वाला 40 साल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम कहते हैं नहीं होगा ऐसा। और ये हम नहीं कह रहे, ये नेशनल कोल ब्यूरो, ठीक है। एनसीबी होता है एक, तो एनसीबी वो वाला एनसीबी नहीं है ना, नारकोटिक्स वाला नहीं है, ये नेशनल कोल ब्यूरो है, भारत सरकार का एक छोटा सा कंपनी है जो कोयला से रिलेटेड सर्वे करती है ना। आईबीएम का भी काम है, लेकिन नेशनल कोल ब्यूरो भविष्य में होने वाले कुछ कुछ चीज़ों को देखता है, प्लानिंग में मदद करता है, ठीक है। तो नेशनल कोल ब्यूरो का ऐसा रिपोर्ट है कि भारत का पास अभी जो कोयला मिला है, ठीक है, उसमें से मात्र 5% कोयला का एक्सट्रैक्शन अभी कर पा रही है भारत। जितना मिला है, अभी मिला है, ठीक है, उसमें से मतलब 95% कोयला ऐसा है जिसका एक्सट्रैक्शन अभी हो ही नहीं रहा है, मतलब काम भी शुरू नहीं किए हम। वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा या माइंस खोलना पड़ेगा, ऐसा है। तो आप सोचिए, अभी जो कोयला मिला है उसमें से मात्र 5% का काम शुरू हुआ है या चल रहा है। ये नहीं कह रहे कि 5% निकाल लिया है,
5% का काम शुरू हुआ है या चल रहा है, ठीक है। 95% ऐसा है जो आज छूता है, जिसको हम टच भी नहीं किया अभी तक। तो सोचिए अगर 5% कोयला का प्रोडक्शन हो रहा है भारत में, और उसमें 100 मिलियन टन तक चला जा रहा है प्रोडक्शन, ठीक है, सॉरी, हाँ, 1 बिलियन टन तक चला जा रहा है प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जिस दिन हम 95% टच कर लेंगे, 95 तो खैर परमिशन नहीं मिलेगा, 10 से 15% भी कर लेंगे, तो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और कितना ज़्यादा आदमी का ज़रूरत पड़ेगा। हालांकि मशीनरी उसका जगह ले लेगा धीरे धीरे, लेकिन मान के चलते हैं कि आदमी का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इंडिकेटेडली बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। आप आगे है ड्यूटीज ऑफ पर्सन्स राइडिंग और वर्किंग इन शाफ्ट, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ पर्सन्स राइडिंग और वर्किंग इन शाफ्ट, शायद ये सब हम बताए थे, हम चलिए समझा देते हैं, हम बता ही दिए थे ये सब। देखो बोला गया है सिग्नल हो जाने के बाद कोई आदमी न तो केज में चढ़ेगा न तो केज से उतरेगा, क्योंकि वो अक्षय कुमार तो है नहीं कि इसके ऊपर में चढ़ के सफ़र कर सकता है और चढ़ते चलते ट्रेन में चढ़ सकता है। यहाँ पे कभी भी चलते में कोई भी आदमी न चढ़ेगा न उतरेगा। उसके बाद है मरम्मत हो जाने के बाद या जांच हो जाने के बाद केज के किनारे छत में कोई नहीं चढ़ेगा, ठीक है। केज के किनारे या फिर छत में कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, सब का सब जो है केज के अंदर में रहेगा, ठीक है। ये भी बोला है। इसके बाद बोला है वाइंडिंग इंजन ऑन रहने पर कोई शाफ्ट में नहीं, वाइंडिंग इंजन ऑन रहने पर शाफ्ट में कोई नहीं रहेगा। अगर वाइंडिंग इंजन चालू है तो फिर शाफ्ट में कोई आदमी नहीं रहेगा, इसके नीचे में काम कोई नहीं करेगा। अगर केज आना जाना कर रहा है तो उसके नीचे में कोई भी आदमी काम नहीं करेगा, ज़मीन में भी कर रहा है तो काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से दिक्कत हो सकता है ना। इसके बाद बोले हैं कि सेल शाफ्ट को अगर मेंटेन कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, उसमें लगा आदमी को सुपरविजन में रखा जाता है, बैंक्स में नॉन सेटर को बता देगा कि वहाँ काम होने वाला है। चलो मोटा मोटी हम आपको जानकारी दे देते हैं। हम आपको बताए थे कि शाफ्ट के नीचे में अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो मिनिमम कितना आदमी रहेगा, कितना ग्रुप रहेगा, बताइएगा। ग्रुप में कम से कम कितना आदमी रहेगा अगर शाफ्ट के बॉटम में कोई आदमी काम कर रहा है तो। काम नहीं चल रहा, ऑब्वियस सी बात है, शाफ्ट का काम बंद है, शाफ्ट अभी बंद है। बिल्कुल 2 रहेगा, ठीक है, 2 रहेगा, है ना। धक्का मुक्की करके घुसता है, ठीक है, वो तो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, सेफ्टी हुक के साथ, ठीक है। 2 ठो आदमी रहेगा। इसी तरह स्केप फोल्ड में हम बताए थे, स्केप फोल्ड क्या होता है, बड़ा सा केज है, बीच में अगर कुछ आदमी को काम करना है, लटक के काम नहीं करेगा, उसमें स्केप फोल्ड बनाता है। क्या बनाता है? स्केप फोल्ड बनाता है, ठीक है। चलिए, तो जब कभी भी केज में कोई आदमी काम कर रहा है, माने नीचे काम कर रहा है या स्केफोल्ड के ऊपर में काम कर रहा है, उस कंडीशन में कुछ कुछ चीज़ उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या मानना पड़ेगा? सबसे पहले तो सेफ्टी बेल्ट लगाएगा, केज हो या स्केफोल्ड हो, मतलब नीचे में काम कर रहा है या स्केफोल्ड में काम कर रहा है या फिर केज के ऊपर में चढ़ के काम कर रहा है, कहीं भी अगर काम कर रहा है तो इस सेफ्टी बेल्ट लगाएगा। और अगर नीचे में या स्केफोल्ड में काम कर रहा है तो कम से कम 2 ठो आदमी रहेगा साथ में। क्यों रहेगा, सब बताए थे कारण हम पूरा डिटेल में। इसके बाद सबके पास वॉकी टाकी रहेगा, यानी एक एक ग्रुप का आदमी रहेगा, एक ग्रुप जैसे ऊपर में है यहाँ पे एगो वॉकी टाकी, एगो नीचे में है, एगो यहाँ पे वॉकी टाकी, ताकि अपना सूचना दे सके। और उसमें सुपरविजन भी किया जाएगा, मतलब ओवरमैन या माइनिंग सरदार के नज़र के सामने सब काम होगा, ठीक। इसके बाद बोला गया है बैंक्स में नॉन सेटर को पता होगा कि वहाँ पे काम चल रहा है, अगर इसको पता नहीं होगा तो ये सिग्नल दे देगा शाफ्ट को, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद कभी भी जब शाफ्ट होता है ना, शाफ्ट के ऊपर में कुछ भी फ्री मटेरियल नहीं रखा जाता है। अगर कभी भी फ्री मटेरियल रखा जाएगा तो उस कंडीशन में अगर नीचे में आदमी काम कर रहा है, सोचिए ऊपर से अगर कुछ मटेरियल गिर रहा है, इस शाफ्ट का जो लंबाई है वो लगभग 300 मीटर है, ऐसा हम मान लेते हैं कि 300 मीटर लेंथ है शाफ्ट का, और आदमी नीचे पे पिट बॉटम पे काम कर रहा है। ऊपर से एक पत्थर गिरा, जिस पत्थर का वजन था 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम इसका वजन था। तो 100 मीटर की अगर मैं बात करूं, 100 मीटर में, 100 मीटर में इसमें 9.8 जो है वो इंटू हो जाएगा, या इसको शॉर्ट में कहना चाहें तो 10 से इंटू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5000 किलो, 5000 सॉरी ग्राम, ग्राम, किलो नहीं, किलो नहीं, ग्राम। यानी ऊपर से अगर आधा किलो का पत्थर गिर रहा है और इसका अगर लेंथ 100 मीटर रहता
तो उस कंडीशन में वो जो पत्थर है वो इतना तेजी से गिरेगा जैसे 5 किलो का पत्थर हो। आधा किलो का पत्थर कितना में चेंज हो गया सर? 5 किलो का पत्थर में बदल गया। मतलब आधा किलो का पत्थर आप फेंक के मार रहे हैं किसी को और 5 किलो का पत्थर बन के उसका कपार में लगेगा, तो सोच सकते हैं उसका क्या स्थिति होगा। ठीक है, पहला तो ये। इसके बाद एक सेकेंड, हम बताए थे कि ये जो लेंथ है ये आपका 100 मीटर पे है, तो जब हम 300 मीटर करेंगे ना तो इसका और वजन 3 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 15 माने 15 किलो। अब आप सोचिए 15 किलो अगर किसी के माथा में गिर जाए और भी पत्थर गिर जाए, एक तो लोहा का पत्थर कुछ गिरा देंगे 15 किलो, 15 किलो का जो बटखरा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, 15 किलो का जो वेट होता है, 15 किलो का वेट अगर हम किसी का माथा में गिरा देंगे तो उसका क्या स्थिति होगा आप समझ सकते हैं। सेफ्टी हुक, सेफ्टी हेलमेट पहने या कुछ पहने, उसको उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, आदमी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फ्री फ्रॉम मटेरियल रखा जाता है, यानी कि केज में, सांप का सरफेस में, इनसेट में, किसी भी जगह पे कोई भी मलबा जमा करके नहीं रखा जाता है। बस यही सब लिखा है यहाँ पे, हम जो बताए हैं, 2 से ज़्यादा कम आदमी काम नहीं करेगा, सेफ्टी बेल्ट लगा के काम करेगा, इंस्पेक्शन में काम करेगा, प्रोटेक्टिव रूफिंग में काम करेगा। बस चलिए, आई थिंक यही लास्ट है, इसके बाद भी कुछ है। हाँ, 91 जनरल प्रिकॉशन समझ लो। जनरल प्रिकॉशन में क्या कहा गया है, वाइंडिंग इंजन रूम में अनऑथराइज पर्सन अलाउ नहीं है। वाइंडिंग इंजन रूम में कोई भी ऐसा नहीं कि मुठा घुस जाएगा, ऐसा नहीं है, अनऑथराइज पर्सन अलाउ नहीं है। कॉम्पिटेंट पर्सन को, इंजीनियर साहब को, और जो ये है उसको छोड़ के कोई भी अलाउ नहीं है। सेकंड बोला है कोई भी एडोलेसेंट नाबालिग डोली में आना जाना नहीं करेगा जब तक एडल्ट उसके साथ ना हो। इसी चक्कर में उनको रोक दिया था एक बार, है ना। एक बार बचपन में हम जाना चाह रहे थे, एगो लखिंदर सिंह लक्खा एगो सिंगर है, पहले गाता था गाना, यारा सजा है दरबार भवानी, ऐसे कर करके, तो आया हुआ था, तो वहाँ पे कोलियरी था बगल में, हमारे बाबूजी मजदूरी करते थे, तो घुसने नहीं दिया था। मजदूर लोग के साथ तो अच्छा सलूक नहीं होता है, तो बाकी आप समझ सकते हैं। तो यही दुर्घटना याद आ गया। तो एडलोसेंट का मतलब होता है नाबालिग, नाबालिग मतलब जिसका 18 से कम साल हो, तो वैसा आदमी कभी भी केज में आना जाना नहीं करेगा। अगर आना जाना कर रहा है तो कोई एडल्ट लिखा हुआ यहाँ पे, इसके साथ आना जाना करेगा। लेकिन प्रैक्टिकल बात आपको बताते हैं, अगर 18 साल से कम का बंदा होता है ना, और अगर वो ट्रेनिंग करने जा रहा है ना, 16 साल का मान लीजिए है, तो उससे बॉन्ड एग्रीमेंट करवाता है। ठीक है, एक पेपर होगा, उस पेपर में लिखाया जाता है बहुत सारा चीज़, और उसका मम्मी पापा से या कोई भी गार्जियन से साइन कराया जाता है। उसके बाद ही उस लड़का को माइंस में ट्रेनिंग भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद जब वो शाफ्ट में आना जाना करेगा तो उसके साथ कोई ना कोई एक एडल्ट आदमी रहेगा, यानी माइंस का ही कोई एक एक्सपीरियंस पर्सन रहता है। जनरली ओवरमैन, माइनिंग सरदार, इसी के अंडर में ब्लास्टिंग ऑफिसर, है ना, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, किसी को दे दिया जाता है काम। ठीक है, बस यही चीज़ इसमें बोला है, जनरल प्रिकॉशन 91। कुछ क्वेश्चन है रेंडमली हम आपसे पूछेंगे, चैट खोल लीजिए, आपको अभी चैट का ज़रूरत पड़ेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इंजीनियर ड्राइवर सर्टिफिकेट इज नॉट नेसेसरी फॉर वाइंडिंग इंजन मैन ऑपरेशन। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन नॉट एक्सीड 30 एचपी कैपेसिटी, स्टीम और कंप्रेस्ड एयर वाइंडिंग इंजन हैविंग सिलेंडर नॉट एक्सीडिंग 18 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इलेक्ट्रिक वाइंडिंग इंजन एक्सीडिंग 30 एचपी एंड ए एंड बी बोथ। कुल मिलाकर के समझा देते हैं, वाइंडिंग इंजन मैन का जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन है। 30 एचपी से कम का अगर कैपेसिटी है, 18 सेंटीमीटर से कम का अगर डाया वाला यूज़ कर रहे हैं आप, 30 एचपी से ज़्यादा का अगर इंजन है, या ए एंड बी बोथ, तो बताइएगा। हम चैट खोलते हैं थोड़ा देर में, इसको हटा देंगे हम। चलो एक बार में एक क्वेश्चन करो, इसको रख देते हैं। ठीक, एक बार चैट देखते हैं। इसका ऑप्शन डी है, डी है जो, बिल्कुल डी है इसका आंसर। बोथ है, बिल्कुल बिल्कुल डी है, बोथ कहने की जरूरत नहीं है, डी है, हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना। डी का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल इंजन अगर चला रहे हैं आप तो 30 एचपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 30 एचपी रहेगा तब चलेगा, 30 एचपी से ज़्यादा नहीं होता है, 30.5 नहीं होना चाहिए, अगर उतना है तो वाइंडिंग इंजन में का जरूरत पड़ेगा। दूसरा बोला गया है कि स्टीम इंजन या एयर कंप्रेसर से चला रहे हैं तो 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब
18 सेंटीमीटर है चल जाएगा, बट 18.1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ बोला है कि एक्सीडिंग 30 एचपी। 30 एचपी से जब ज़्यादा हो जाता है तभी तो हमको वाइंडिंग इंजन मैन का जरूरत पड़ता है, यहाँ पूछा है कब जरूरत नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड एक सेकेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉर ऑपरेटिंग एन इलेक्ट्रिक वाइंडिंग इंजन ऑफ एचपी 60 एचपी द फॉलोइंग द वाइंडिंग इंजन मैन शुड पोजेस। अगर 60 एचपी से ज़्यादा का मोटर है या एचपी का मोटर है तो उस कंडीशन में वाइंडिंग इंजन मैन का योग्यता क्या होगा, पढ़िए और बताइए क्या होना चाहिए। वाइंडिंग इंजन मैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैनेजर का परमिट चाहिए, मैनेजर का ऑथराइजेशन चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ठीक है, चैट खोलते हैं हम और देखते हैं। ओके, बिल्कुल ए होगा, एकदम ए होगा, ठीक है, आंख बंद करके ए मारना है, ठीक। चलो इसका हो जाएगा ए, यानी कि वाइंडिंग ड्राइवर सर्टिफिकेट अगर है तो आप काम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एन इमरजेंसी इमरजेंसी में वाइंडिंग इंजन में भी ऑपरेटेड बाई वाइंडिंग इंजन इनमें से कौन चलाएगा। पर्सन होल्डिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, जिसके पास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट है, कंपिटेंट पर्सन जिसके पास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट नहीं है, या नन ऑफ दीज। चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है, ABCD भी कह सकते हैं, बताइएगा। चैट बढ़ रहा है, रिसीव करेंगे हम थोड़ा देर में। चलिए इसका आंसर बी होना चाहिए, जो बिल्कुल बी होना चाहिए। अरे बाप रे अमित कुमार, ठीक है, बी होना चाहिए, यानी कंपिटेंट पर्सन होना चाहिए, ठीक है। फिर CMD कोई लड़का CMD बोलता था। हाँ ठीक है, बी इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, है ना। उसको चिढ़ा रहा है लड़का मैसेज करके। चलो अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग इंजन मैन पीरियड ऑफ हिज ड्यूटी शिफ्ट में बी रिड्यूस्ड बाय रीजनल इंस्पेक्टर टू। रीजनल इंस्पेक्टर अगर चाहेगा तो वाइंडिंग इंजन मैन का शिफ्ट कितना घंटा तक सीमित कर सकता है, 7 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा। चैट अभी नहीं लेंगे, फटाफट आपको बताना है, ABCD 7, 6, 5, 4। चलो देख लेते हैं आप। 5 घंटा कह रहे हैं जी, बिल्कुल 5 घंटा है, ठीक है, 5 घंटा ही है इसका आंसर, है ना। चलो, अरे यार एक सेकंड, जज्बात में बह गए तो रुक जाइए 1 मिनट, सबका आवाज़ आ रहा होगा, एक सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, बाईपास का डायमेंशन कितना होता है। बाईपास का डायमेंशन कितना होता है बताइएगा सबको। 1.8, 1.2, ठीक है, 1.8 इंटू 1.2, 1. ओवरमैन माइनिंग सरदार कंपिटेंट पर्सन में आता है जी, बिल्कुल आता है। ओवरमैन माइनिंग सरदार सब कंपिटेंट पर्सन में भी आता है और ऑफिशियल में भी आता है। माइनिंग सरदार या ओवरमैन कंपिटेंट पर्सन तब कहलाएगा जब उसको हम एक स्पेशल जगह का सुपरविजन दे दें कि यहाँ से यहाँ तक आपका काम है, तो उसको हम लोग सक्षम व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। माइनिंग सरदार भी उसी में है। कंपिटेंट पर्सन का मतलब होता है जिसको कोई मशीनरी चलाने आता हो, या उस मशीनरी को रिपेयर करने आता हो, या फिर उसका निगरानी करने आता हो, किसी काम का निगरानी करने आता हो, उसको हम लोग कंपिटेंट पर्सन कहते हैं। तो ओवरमैन माइनिंग सरदार दोनों ऑफिशियल एज वेल एज कंपिटेंट पर्सन दोनों में आएगा, ठीक है। भेज देंगे बाबू, अभी इसीलिए हम ले रहे थे क्लास। सैटरडे वाला तो भेज दिए होंगे। अच्छा सैटरडे वाला तो हम कल ही करवा दिए थे, कल वाला देखिएगा ना, उसमें सब है। अगला क्वेश्चन है, फ्लीट एंगल शुड बी मोर देन 1.25 डिग्री, लेस देन 1.25 डिग्री, 1.5 डिग्री, मोर देन या लेस देन। देखिएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होना चाहिए। जो आपको एक्यूरेट लगे। चलिए एक बार अब चैट उठाते हैं, यहाँ पे मोर देन 1.25 डिग्री, लेस देन है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा मोर देन 1.5 डिग्री,
ये भी नहीं है, चलो देखते हैं इसमें से ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, चलो देखते हैं। डी कह रहे हैं, डी कह रहे हैं, लेस देन नॉट मोर देन, लेस देन, लेस देन। देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हम बाई रेगुलेशन अगर बात करें तो बाई रेगुलेशन में दिया हुआ है 1.1.2, यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं, से ज़्यादा नहीं। बट आपको क्या चुनना है यहाँ पे, बेस्ट सूटेबल चुनना है, ठीक है। बेस्ट सूटेबल आपको चूज करना है। अब इसमें देखना है बेस्ट सूटेबल कौन है। मोर देन 1.25 डिग्री नहीं है, बेस्ट सूटेबल नहीं है। लेस देन 1.25 डिग्री ये भी नहीं है। मोर देन 1.5 डिग्री, यहाँ पे बोले हैं 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे बोला है ज़्यादा, तो ये भी कट जाएगा। लेस देन 1.5 डिग्री, यहाँ पे बोला है 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं का मतलब होता है 1.5 डिग्री भी हो सकता है, बराबर हो सकता है, या फिर इससे छोटा रहेगा, यानी 1.4 डिग्री, 1.3 डिग्री रहेगा। तो बेस्ट सूटेबल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अरे यार, हाँ, ड्रम वाइंडर मिनिमम टन्स ऑफ द रॉक ऑन ड्रम व्हेन द केज इज एट लीड्स लोवेट वर्किंग इन द शाफ्ट सेल बी। यानी कि ड्रम बाइंडिंग अगर चलाया जा रहा है, ड्रम में रस्सा लपेटे हैं, केज जो है बॉटम पे है, तो बताइएगा कौन सा वाला सही सूटेबल आंसर होगा, कितना टर्न कम से कम रस्सा लपेटा जाना चाहिए ड्रम में। 30 से पार हो गया तो हम चैट उठाते हैं। क्वेश्चन आप देख लिए होंगे आई होप। बिल्कुल 2 टर्न होना चाहिए, 2 टर्न होना चाहिए जी, बिल्कुल ठीक, 2 टर्न होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक सेल बी प्रोवाइडेड ऑन द ड्रम और द ड्रम शाफ्ट which if there are two cases or other mean of convenience held such cases when the maximum torque is applied downward upward in either direction any of the t। अरे वाह, बड़ा अच्छा सवाल। कह रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए, अगर हम दो केज का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आता है आंसर बता दीजिएगा, अगर हम दो केज का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों केज में मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, जब दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, या दोनों आइदर डायरेक्शन, मतलब एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है, उस टाइम लग रहा हो। ज़्यादा कौन सा वाला लगेगा, डाउनवर्ड, अपवर्ड, आइदर डायरेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल, देखते हैं, 30 से ऊपर होने तो चैट ओपन कर देंगे। आइदर डायरेक्शन का मतलब है एक ऊपर जा रहा हो तो दूसरा नीचे आ रहा हो, तब ज़्यादा फोर्स लगेगा, या दोनों एक साथ ऊपर जा रहा हो या दोनों एक साथ नीचे आ रहा हो, तब फोर्स लगेगा, बताइएगा। ऑल ऑफ दिस कह रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन कह रहा है, सी कह रहा है, सी में क्या है, सी में है इन आइदर डायरेक्शन, जी बिल्कुल सी हो जाएगा सही आंसर। आइदर डायरेक्शन मतलब दोनों अगर अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, अगर सिंगल होता, अगर सिंगल होता तो डाउनवर्ड फोर्स लगता है सबसे ज़्यादा, बट अगर डबल है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा, तो दोनों का दोनों अलग अलग डायरेक्शन पड़ जाता है, आइदर डायरेक्शन हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इन आइदर डायरेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट और उसका एक आंसर पिक करो। चलो इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको समस्या ना हो, स्क्रीन सबको साफ साफ दिख रहा होगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग, एक तरफ कोड ऑफ सिग्नल दिया हुआ है, एक तरफ वाइंडिंग लिखा हुआ साफ साफ, तो यहाँ पे आपको साफ्ट सिंकिंग नहीं मानना है बल्कि वाइंडिंग मान के चलना है। और घंटी का मतलब बताया, 1 1 2 3 3 होता है इसमें, आपको पता होगा। आपको मैच करना है और एक सही आंसर चूज करना है। अभी तक 4 बच्चा चूज किया है, देखते हैं कितना आंसर आता है इसमें। ऐसा क्वेश्चन देगा ना तो भगवान को कहिएगा थैंक यू। जितना बड़ा क्वेश्चन दिखेगा ना उतना सिंपल होता है सर, जितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है उतना सिंपल होता है ना। 1 1 2 3 3, 1 1 2 3 3 दिमाग में होगा, बता देंगे। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो भी हम तरीका बताते हैं। 16 लड़का, 17 लड़का, 18 लड़का अभी तक किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 25 लड़का कम से कम करे, 30 लड़का कम से कम करे। चलो 25 आ गया है तो अब हम लोग उठाते हैं इसको, ठीक है। सी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, बी भी कह रहे हैं, बी ज़्यादातर आदमी कह रहे हैं, एक आध को लड़का सी बोला था, ठीक है। बाकी सब बी ही कह रहा है।
ए भी कह रहा है एक आध लड़का। चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, और कोई नया आंसर? बी। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे भैया? तो यहाँ पे लिखा है वाइंडिंग, यहाँ पे शाफ्ट सिंकिंग लगा लिखा है क्या? नहीं। तो हम समझ लेंगे कि शाफ्ट में हमको पूछा है। शाफ्ट में क्या होता है? एक एक, दो, तीन तीन। दो हम बताए थे कॉमन होता है सबके लिए। दो क्या होता है? लोअरिंग करना। तो क्यू का मतलब हो जाएगा लोअरिंग करना, तो क्यू टू। सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर में क्यू टू। क्यू टू किस में उसको रखेंगे, बाकी को छाड़ देंगे। तो डी नंबर कट गया पूरा, ए नंबर कट गया पूरा। बच गया या तो बी या सी, यानी बी होगा या सी होगा। आगे देखते हैं। तीसरा घंटी का मतलब हम बताए थे कि बातचीत होता है आपस में बैंक्स में नॉन सेक्टर के बीच में, कि भैया आदमी चढ़ने के लिए तैयार है, चढ़ा दें। तो बैंक्समैन इंजन मैन कहता है कि हाँ भैया चढ़ा दीजिए। तो तीसरा घंटी का दो मतलब है, यहाँ पे हो जाएगा ये मेंस रेडी टू असेंड और डिसेंड, और दूसरा हो जाएगा इन रिप्लाई मेंस में इंटर द केज। तो आर का 4 और 5 तो हो जाएगा। ठीक है, आर का क्या हो जाएगा? 4 और 5। तो आप देखते हैं आर का 4 और 5 किधर है। तो आर का 4 और 5 बी नंबर पे है। तो ई वाला हम ऐसे ही काट देंगे, हमको आगे देखने का जरूरत ही नहीं है। पूरा क्वेश्चन कभी नहीं बनाइए, आधा बनाइए, टिक आंसर आ जाएगा, टिक मारिए, आगे बढ़िए। ठीक है, समय बचता है इससे। चलिए अगले अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भी शायद मैच ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए, बाकी देखते हैं। Safety device shall be provided in the event of an overwind for holding the cage above the topmost landing edge। यहाँ पे बोला गया है जो पकड़ सकता है, पकड़ के रखता है, उसके बारे में बताइएगा। कैप्स होता है जब ओवर वाइंडिंग हो जाता है, उस टाइम इनमें से क्या यूज किया जाता है पकड़ के रखने के लिए? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैप्स का यूज हम करते हैं जब सरफेस पे रहता है। जब सरफेस पे आता है तब हम केज को पकड़ने के लिए, स्टेबल रखने के लिए कैप्स का यूज करते हैं। जितना भी चारों साइड से ऐसे ऐसे करके पटरा जैसा निकल जाता है और ये पूरा स्टेबल रखता है। तो ये तो हो गया कैप्स का काम। ठीक है, चलो ये तो मेरा काम है नहीं, तो इसको खत्म, पहला काट दो। स्प्रैग, ये देखिए एक अलग बिरादरी का चीज़ है सर। स्प्रैग क्या होता है? स्प्रैग का मतलब होता है खींट। खींट कहाँ यूज़ किया जाता है? हॉलेज में यूज़ किया जाता है। हम घुसा दिए इसको वाइंडिंग में, इसका कोई काम नहीं है, काटिए हटाइए इसको। तो आपका स्प्रैग और कैप्स खत्म। अब इन दोनों में लड़का लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखिए ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस क्या होता है सर? ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस ओवर स्पीडिंग से बचाता है और ओवर वाइंडिंग से बचाता है। ठीक है, ओवर वाइंडिंग से बचाता है। और जो डॉग्स है वो बच होने के बाद बचाता है। ठीक है, ये ओवर वाइंडिंग होने के बाद बचाता है। केज को पकड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा डॉग। ये ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस जो है वो कोशिश करता है कि ये हो ही नहीं, ओवर स्पीडिंग हो ही नहीं, ओवर वाइंडिंग हो ही नहीं। लेकिन डॉग्स क्या करेगा? डॉग्स पकड़ के रखेगा। जब केज सरफेस पे पहुंचेगा तो उस कंडीशन में दिखाए ना, दो पटरी जैसा रहता है डोली में, केज के अंदर में। वही जो पटरी जैसा है वो बेल बॉक्स में से रॉड रहता है, वो निकल के इसमें फंस जाता है, तो पूरा अच्छा सा स्टेबल करता है, नीचे से पकड़ के रखता है। यानी केज अगर ऊपर से सेफ्टी हुक से टंगा हुआ है तो नीचे से डॉग जो है वो उसको पकड़ के रखता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डॉग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्पज ऑफ डॉग एट द टॉप मोस्ट लैंडिंग ऑफ द शाफ्ट इज। डॉग का काम क्या है? टॉप मोस्ट लैंडिंग पे क्या काम है सैया? टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग, टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग, टू इंश्योर स्मूथ एंड सेफ ट्रेवल ऑफ केज, टू फॉर होल्डिंग द केज इन द इवेंट ऑफ एन ओवर वाइंडिंग। ये दो को किसी और का काम है, अभी हम बताएं। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस का काम है कि ओवर स्पीडिंग हो ही नहीं, इसका ध्यान रखना। ओवर वाइंडिंग हो ही नहीं, इसका ध्यान रखना। लेकिन अगर हो गया है तो भैया उसको पकड़ने का काम जो होता है वो आपका डॉग्स का होता है। एक बार देखते हैं कितना लड़का इसका आंसर सही बता। एक सेकेंड। होल्ड द केज, डी 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 डी, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, होल्ड द केज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। कैप्स आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ वाइंडिंग सिस्टम? कैप्स इनमें से किस टाइप का वाइंडिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको कंफ्यूज किया है बहुत, है ना? आपको बच्चा समझता है और बच्चा समझ के बेवकूफ़ बनाया गया है इस क्वेश्चन में, तो आपको बच्चा नहीं बनना है। पहले तो अलग बिरादरी का जो चीज़ है उसको काट दो और हंसो उस पे कि अरे ये देखो कहाँ से कहाँ क्या दे दिया।
उसके बाद फिर आंसर आपका बन जाएगा। चलिए 25 क्रॉस कर रहा है, 30 हो जाएगा तो हम उठा लेंगे चैट को। 68 में अगर आधा बच्चा बना रहा है तो ठीक है। चलो 30 कमेंट हो गया, उठाते हैं। तो लड़का लोग कह रहा है कि हाँ हाँ, कॉलेज को देख के हंसी आ रहा। डी फॉर डी कह रहा है ड्रम 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 ड्रम। चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। सबसे पहले तो अलग बिरादरी का क्या है सर, डायरेक्ट हॉलेज। हॉलेज का काम कहाँ से आ गया? हॉलेज में कैप्स नहीं होता है, नहीं होता है। ड्रम, यहाँ पे इंडलेस हॉलेज है, फिर हॉलेज आ गया। ये दोनों को तो हंस के काटना है ना, मुस्कुरा के। क्वेश्चन का भी ऐसा दे तो थोड़ा सा मुस्कुराइएगा आप। इसके बाद देखते हैं फ्रिक्शन वाइंडिंग, कूपे वाइंडिंग, ड्रम वाइंडिंग। इसमें कंफ्यूजन है सर। तो आप खुद सोचिए, फ्रिक्शन वाइंडिंग का ही दूसरा नाम कूपे वाइंडिंग है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, हमको एक ही चुनना है ना। हाँ? तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रम वाइंडिंग। तो ड्रम वाइंडिंग जो चीज़ होता है, इसमें हम लोग कैप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्रिक्शन वाइंडिंग या जिसको कूपे वाइंडिंग भी कहते हैं, इसमें हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओहो, the gap both vertical and horizontal between the protective roofing and the top of cage when the cage is at bottom of the shaft shall not exceed। मतलब कुल मिला करके बता देते हैं, एक शाफ्ट है, शाफ्ट में अगर केज जो है बॉटम पे रुका हुआ है, और यहाँ पे अगर प्रोटेक्टिव रूफिंग लगा हुआ, छावनी लगा हुआ, जहाँ पे नीचे आदमी खड़ा होकर काम कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, चलिए वर्टिकल गैप हॉरिजेंटल गैप समझा देते हैं। ये मान लीजिए केज है, एक मिनट, ये मान लीजिए केज है, और यहाँ पे छावनी लगा हुआ था, तो ये वाला जो गैप होगा ना, ये भी इसका ये वर्टिकल गैप कहलाएगा, और ये जो गैप होगा ये आपका हॉरिजेंटल गैप कहलाएगा। तो वर्टिकल गैप हॉरिजेंटल गैप दोनों बराबर ही होता है। ठीक है, कम से कम इतना होना चाहिए, तो वो है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है ना। चलिए एक बार चैट देख लेते हैं। 15 ए पर ताला लगा दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी अटैच, एक सेकेंड। De-attaching hook should be provided in every main winding shaft, every main winding shaft except coupe system of winding, every sinking shaft exceeding 45 मीटर in depth। इसका ऑप्शन आपको थोड़ा सा अटपटा है, इस टाइप से है। ठीक है, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। इसको, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अब इसको थोड़ा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। डी अटैचिंग हुक, जिसको हम लोग सेफ्टी हुक भी कहते हैं, तो पहले तो फाइंड आउट कीजिए कि सेफ्टी हुक हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे। हर मेन वाइंडिंग सिस्टम में फ्रिक्शन वाइंडिंग भी आता है, तो फ्रिक्शन वाइंडिंग में तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, और एक बार हम चैट को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं 45 मीटर है ना, लाइफ लाइन लेना चाहेंगे। लाइफ लाइन तो नहीं मिलेगा, सीधा ऑप्शन बताते हैं। चलिए समझाते हैं इसको। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, समझाते हैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन को आप देखिए, एवरी मैन वाइंडिंग शाफ्ट लिखा हुआ है, एवरी मैन वाइंडिंग शाफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी वाइंडिंग सिस्टम है, जिसमें भी आदमी चढ़ेगा, उसमें आप डी अटैचिंग हुक लगाएंगे। ये पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फ्रिक्शन वाइंडिंग में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। फ्रिक्शन वाइंडिंग में हम बताए थे सस्पेंशन गियर पूरा का पूरा नहीं रहता है, तो उसी के अंदर में आता है ना सेफ्टी हुक, तो इसका इस्तेमाल तो नहीं होगा। पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बोला गया है एवरी मेन वाइंडिंग शाफ्ट एक्सेप्ट कूपे वाइंडिंग। तो दो तरह का तो सिस्टम होता ही है, एक होता है ड्रम वाला और दूसरे होता है कूपे वाला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन वाइंडिंग भी कहते हैं। तो अगर इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसमें हो रहा है, तो दूसरा आंसर सही है, पहला गलत। एवरी सिंकिंग शाफ्ट, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक स्पेशल डेप्थ होता है, तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे बोला है एवरी सिंकिंग शाफ्ट एक्सेप्टिंग 45 मीटर इन डेप्थ, यानी कि एक्सीडिंग
45 मीटर से ज़्यादा डेप्थ है और सिंकिंग चाणक है, यानी कि अभी तल्ली में काम चल रहा है, तो उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जी। बिल्कुल, रेगुलेशन में भी यही डाटा दिया हुआ है। तो मतलब दूसरा वाला और चौथा वाला सही है। दूसरा वाला और चौथा वाला किसमें है? डी। तो 90% बच्चा का ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, चलो इसको समझिएगा। द स्पेस बिटवीन डी अटैचिंग हुक एंड द डी अटैचिंग बेल when the cage or other means of convenience is at its normal position at the top of the shaft shall not less than dash where geared engine used where direct engine is used। मतलब कुल मिलाकर के बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। हम बोले थे जो देखने में बड़ा लगता है वो होता छोटा है, ठीक है। कुल मिलाकर के पूछा है कि जो हम रॉब साइकिल के बारे में आपको बताए थे, ठीक है, रॉब साइकिल का डी अटैचिंग ब्लेड बेल या जो प्लेट है ना, उससे कितना दूरी होता है। अगर डायरेक्ट गियर वाला इंजन है तो कितना दूरी होगा, ये यहाँ भर आएगा। और अगर डायरेक्ट एक्टिंग है तो कितना दूरी होगा, ये यहाँ पे भर आएगा। मतलब पहले गियर वाला है, बाद में विदाउट गियर वाला है। तो सोच के आंसर दीजिए इसका क्या होना चाहिए। चलिए, जैसे कि 30 कमेंट हो गया, हम उठाते हैं। आप देखते हैं कौन सा बुक का क्वेश्चन है, ये सब बताते हैं। बाबू रुक जाओ, ए को लॉक कर दें। ये बोल रहे हैं कंप्यूटर जी, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। बाप रे, इतना बड़ा रिस्पॉन्स। ठीक, ए का मतलब होता है, देखते हैं। सबसे पहले गियर वाला बोला है, तो हम आपको बताए थे कि रॉब सेपल से गियर का जो रॉब सेकल से जो डी अटैचिंग प्लेट होता है या हुक होता है, उसके बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है? वो 1.8 मीटर होता है अगर आपका गियर वाला इंजन है, और 3.6 मीटर होता है अगर वो विदाउट गियर वाला यानी डायरेक्ट एक्टिंग है। तो ये 1.8 3.6 1.8 3.6, ए नंबर आपका सही हो गया। चलिए, ज़्यादातर का सही हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। चलो इसको इसको थोड़ा सा बनाओ। इसको क्वेश्चन को देखो, मुस्कुराओ कि आपका क्वेश्चन बहुत आसान है, और बनाइए। मेरे बैग में होगा तुम्हारा। चैट में बताइए सब। अभी तक चैट नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? अच्छा अच्छा, आ रहा था। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन में है, अच्छा अभी तक बताया नहीं कोई ना, ठीक है कोई बात नहीं। बताइए, एक दो को रिस्पॉन्स आया है, उठा लिया जाएगा। पहले बताइए। एक तरफ सिस्टम दिया है, एक तरफ सेफ्टी डिवाइस दिया है। आपको सबके बारे में अगर नहीं पता है, कोई बात नहीं, जिसके बारे में पता है उसी में सोचिए। इतना लड़का लोग दिमाग लगाए, लेकिन छोटा सा चीज आंसर नहीं दे पाया। चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस लड़का लगभग आंसर दिया है, देख लेते हैं सबका। सी कह रहे हैं, बहुत कोई डी कह रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना था सर, आप बाकी वर्ड को देख के कंफ्यूज हो गए। ठीक है, क्या दिमाग लगाना था, समझाते हैं आपको। आपको जरूरत ही नहीं था कि यहाँ पे सबका मतलब आपको पता हो। सबसे पहले आप देखते हैं, ड्रम वाइंडिंग में यूज होता है डी अटैचिंग हुक। तो ड्रम वाइंडिंग डी अटैचिंग हुक क्या हो गया? P2। तो ये दो ऑप्शन तो ऑलरेडी कट हो गया मेरा ना, दो ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, इसके बाद कूपी वाइंडिंग जो होता है उसमें हम लोग टेपर गाइड का इस्तेमाल करते हैं। फ्रिक्शन वाइंडिंग में हम लोग जो गाइड का यूज़ करते हैं ना, वो गाइड को हम लोग टेपर गाइड कहते हैं, क्योंकि उसको हम लोग लंबा करके या बढ़ा के नहीं रखते। एक बार हम उसको फिक्स कर दिए, वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है।
ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेपर गाइड कहते हैं। तो क्यू का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो इंक्लाइन हॉलेज होता है, इसमें हम लोग बैक कैच का इस्तेमाल करते हैं। बैक कैच क्या होता है इंक्लाइन हॉलेज में, वाइंडिंग इन शाफ्ट सिंकिंग, इसमें हम लोग राइडर का यूज़ करते हैं। बैक कैच क्या होता है और राइडर क्या होता है, इसमें शायद लड़का लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो इंक्लाइन में हम लोग बैक कैच का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी हॉलेज रास्ता ज़्यादा ग्रेडियंट हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग बैक कैच का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग ड्रॉ बार भी कहते हैं। ठीक है, बैक कैच, सॉरी मंकी कैच और बैक कैच भी सेम चीज़ है। ये आप लोग पढ़े होंगे, हॉलेज आपको बताए होंगे तो उस टाइम। और वाइंडिंग सिंकिंग शाफ्ट अगर है तो हम लोग राइडर का यूज़ करेंगे। राइडर कुछ नहीं होता है, इसको लिमिट में रखने के लिए, मतलब एक स्पीड को लिमिट में रखने के लिए हम लोग सिंकिंग शाफ्ट में राइडर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या बताए थे, ड्रम वाइंडिंग का डू यानी पी हो जाएगा ट्यू। कॉपी वाइंडिंग का बताए थे, टेपर गाइड इस्तेमाल करते हैं, गाइड ही रहता है लेकिन उसमें कुछ अलग से लंबा करके नहीं रखते, इसीलिए उसको टेपर गाइड कहते हैं। क्यू का हो जाएगा 1। उसके बाद बताए थे कि इंक्लाइन हॉलेज का जो है, इसमें हम लोग सॉरी राइडर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये गड़बड़ हो गया, राइडर का इस्तेमाल करते हैं, तो आर का हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जी बिल्कुल। आधा से ज़्यादा लड़का लोग डी बताया था। चलो, इतना ही क्वेश्चन है, शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ये वाला। इसको भी बना सकते हो तो बनाइए, नहीं तो पीपीटी तो हम भेज ही दे रहे हैं। और एक क्वेश्चन बचा होगा तो आज का क्लास समाप्त तो हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, आज अगला क्लास से आपका हॉलेज चलेगा, अभी रेगुलर क्लास चलेगा, हो सकता है हम बीच में कभी रेस्ट लें, इसीलिए अभी लगातार क्लास करा रहे हैं आपका। ठीक है, चलिए, इसका आंसर जो बता सकते हैं बताइएगा। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, रेगुलेशन नंबर शायद 88 में इसका आंसर होगा, आई थिंक, हाँ 88 में आंसर है। चलिए, जो लाइव देख रहे हैं, मतलब जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका फ़ी का टाइम हो गया है तो आप फ़ी दे दीजिएगा। कुछ लड़का लोग का हो गया है बट बता नहीं पा रहे पर्सनली, तो आप पे कर दीजिएगा, बाकी गूगल पे फोन पे नंबर वही है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।